हम स्टडी करते हैं अवस्था परिवर्तन के बारे में। यानी हम पढ़ रहे थे द्रव्य और उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे जो द्रव्य होते हैं उसकी अवस्था कैसे परिवर्तित होती है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, और टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर एक अवस्था दूसरी अवस्था में कैसे चेंज होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार है, नए हैं, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि समय समय पर हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अवस्था परिवर्तन। ये हम जानते हैं कि जैसे हमने देखा था कि जो द्रव्य होते हैं उनको तीन बेसिक अवस्थाओं में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। जैसे ठोस था, द्रव था और गैस था। तो ठोस, द्रव और गैस ये अवस्थाएं एक दूसरे में कैसे परिवर्तित होती है इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए एक जल या बर्फ हम लेते हैं, बर्फ इसको ले लिए जो क्या है, ठोस है। दूसरा हम क्या करते हैं, जल लेते हैं, इसको ले लिए जो क्या है, एक द्रव है। तीसरा लेते हैं जल वाष्प या गैस, जो क्या है, एक नेक्स्ट अवस्था है। और हम ये देखते हैं कि जो बर्फ होता है ना, बर्फ, इसको जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर जो बर्फ होगा ना वो किस में कन्वर्ट होगा, जल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो जल है इसको जब गर्म करते हैं, है ना, तो इसको गर्म करने पर ये किस में कन्वर्ट होगा, जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। जल को अगर गर्म करते हैं तो हम क्या देखें कि जो बर्फ है, सॉलिड है, इसको हमने गर्म किया तो जल में कन्वर्ट हो गया, यानी इसकी अवस्था चेंज हो गई गर्म करने पर। फिर हमने जल को गर्म किया तो ये जल वाष्प में कन्वर्ट हो गया, यानी गैस में कन्वर्ट हो गया, फिर इसकी अवस्था चेंज हुई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर जल वाष्प है तो जल वाष्प को यदि हम ठंडा करते हैं यहाँ, तो ठंडा करने पर जल वाष्प किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में, जल में कन्वर्ट हो जाएगा जल वाष्प। यदि हम जल को ठंडा करते हैं तो सीधा क्या बन जाएगा, बर्फ, है ना। इसको ठंडा करने पर ये क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में चेंजेस करने पर जो अवस्थाएं हैं वो क्या हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव आ रहा है। दूसरी चीज़ बताना चाहते हैं कि जैसे हम ये देखते हैं कि जैसे हमने लिया यहाँ पर एक कंटेनर, ये लिया। दूसरा हम ले सकते हैं इसी में, तीसरा हम ले सकते हैं एक और, ये तीसरा है। और इसमें हमको क्या देखना है कि यदि हम इसमें लेते हैं ठोस, द्रव और गैस को, कैसे कैसे इसकी अवस्थाएं चेंज होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो ठोस होता है, ठोस के कण काफ़ी पास पास होते हैं एक दूसरे के। यहाँ आप देख रहे हैं ये ठोस के कण है जो एक दूसरे के काफ़ी पास पास हैं। वहीं अगर हम द्रव लेते हैं तो ये द्रव है इसमें। उसके बाद वहीं हम गैस लेते हैं तो ये गैस के पार्टिकल हैं जो काफ़ी डिस्टेंस पर एक दूसरे से रहते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो अवस्था है ठोस है जिसमें इसके कण काफ़ी करीब होते हैं, ये जो अवस्था है ठोस, ये जो अवस्था है द्रव की है, और ये जो अवस्था है गैस की है ना। तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं, द्रव के अणु काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे से, और जो ठोस होते हैं उसके जो अणु होते हैं और काफ़ी करीब होते हैं, यानी एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आते हैं, है ना। तो अब सवाल ये है कि अगर हम
ठोस से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो जब ठोस से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो तापमान जो होता है वो बढ़ता है ना? ताप क्या होता है? बढ़ता है अगर हम ठोस से गैस की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो। वहीं अगर हम बात करें गैस से अगर हम ठोस की तरफ कन्वर्जन करते हैं, है ना, गैस से ठोस की तरफ, यहाँ पर ऐसे, तो गैस से ठोस की तरफ कन्वर्जन करते हैं तो क्या होता है? जो ताप है ना वो घटता है, ताप घटता है। यानी गैस से ठोस में कन्वर्ट करते हैं तब जब ताप घटेगा, और ठोस से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो ताप क्या होता है? बढ़ता। नहीं, ताप बढ़ाने पर ठोस गैस में कन्वर्ट होगी और ताप घटाने पर जो गैसें होंगी वो द्रव और फिर ठोस में क्या हो जाएंगी? कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गैसों को लेते हैं, गैस पार्टिकल जो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर है, ये है। और जब गैस पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर है, ये गैस है, होगा क्या कि ये गैसें जब एक दूसरे के काफ़ी करीब रहेंगी, क्लोज, तब ये द्रव या ठोस में कन्वर्ट होंगी। तो एक दूसरे के करीब कब लाया जा सकता है? टेम्परेचर को कम करके, है ना। जो ताप है ना, टेम्परेचर जो है, ताप अगर हम घटाएंगे, डिक्रीज कराएंगे, और प्रेशर यानी तो दाब है वो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पिस्टन ले लेते हैं, अब इस पिस्टन से प्रेशर हम क्या करते हैं? इस पर देते हैं। तो पिस्टन से प्रेशर जब देंगे तो ये जो पिस्टन है यहाँ से ये कहाँ आएगा? डाउन आएगा, ये वाला। तो जब डाउन आएगा तो जो पिस्टन यहाँ था, प्रेशर लगाया था यहाँ पर, अब वो क्या हो जाएगा? उसका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। प्रेशर बहुत कम होने से अब ये जो ठोस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? दाब को बढ़ाकर और ताप को कम करके गैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? द्रव में। ये है। तो गैस को द्रव में कन्वर्ट करते हैं तो ताप घटता है और दाब बढ़ता है। अगर वहीं हम क्या करें कि जो द्रव है उसको ठोस में कन्वर्ट करें, तो द्रव के अणुओं को काफ़ी और करीब करना पड़ेगा। तो जब एक दूसरे से और करीब आएंगे, ले आएंगे, तब ये द्रव ठोस में कन्वर्ट होंगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से यहाँ पर प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब फिर हम यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर पिस्टन के थ्रू, ये है, और ताप जो है और डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ताप कम करेंगे तभी ये पार्टिकल और क्लोज आएंगे एक दूसरे से। और जो दाब है और बढ़ा देंगे, दाब को बढ़ा देंगे। तो दाब को बढ़ाएंगे और ताप को कम करेंगे तो ये जो थे सभी सब जो द्रव के पार्टिकल थे अब एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाएंगे, और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ठोस में, है ना। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ठोस में। तो हम क्या देख रहे हैं कि ताप को घटाकर, दाब को बढ़ाकर गैस से द्रव में, और वहीं ताप को घटाकर और दाब को बढ़ाकर फिर द्रव को ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक इसका अपोजिट काम करेगा। यदि हमको ठोस को द्रव में कन्वर्ट करना है तो ताप को बढ़ाना पड़ेगा और दाब को कम करना पड़ेगा। वहीं द्रव से गैस में कन्वर्ट करना है तो जो दाब है उसको घटाना पड़ेगा और ताप को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इनका चेंज होगा। अब जो अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं उन अवस्थाओं के परिवर्तन को क्या नाम देंगे? क्या कहेंगे उन अवस्थाओं के परिवर्तन को? जैसे अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर ठोस, ठोस ले लिए, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं? द्रव को ले लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं? गैस को ले लेते हैं, है ना। ठोस, द्रव और गैस है। यहाँ पर हम क्या करते हैं
कि जब द्रव से कोई भी चीज़ें ठोस में कन्वर्ट होती हैं तो, है ना, द्रव से ठोस में, किस में कन्वर्ट करें, द्रव से ठोस में। तो जब द्रव से ठोस में कन्वर्ट होगी तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग यानी हिमीकरण। क्या कहेंगे इसको, हिमीकरण कहेंगे, यानी बर्फ का बनना, यानी द्रव से जब हम ठोस में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे। लेकिन अगर ठोस द्रव में बदलता है ना, जब ठोस द्रव में बदलता है तो इसको द्रवीकरण कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं पिघलना, है ना, द्रवीकरण, या हम इसको क्या कह सकते हैं, पिघलना कह सकते हैं, जब ठोस किस में कन्वर्ट होगा, द्रव में। तो वहीं नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अगर जो ठोस हैं वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती हैं तो ठोस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। तो जब ठोस गैस में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना, ऊर्ध्वपातन कहेंगे जब ठोस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे ऊर्ध्वपातन के, जैसे मान लीजिए आयोडीन है, कैम्फर है, जो क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अमोनियम क्लोराइड भी आ जाएगा उसमें, ऊर्ध्वपातन में। अब सवाल ये है कि अगर गैस को हम ठोस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वो जो प्रोसेस होता है निक्षेपण होता है ना। गैस को अगर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ठोस में, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे निक्षेपण, है ना। इसको अब आते हैं जो द्रव है, अगर द्रव सीधा गैस में कन्वर्ट होता है तो जब द्रव सीधा गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं वाष्पन, है ना। क्या बोलेंगे, इसको वाष्पन बोलते हैं। और वाष्पन प्रक्रिया में जो द्रव होती है वो सीधे गैस में कन्वर्ट होती है। और फिर गैस लेते हैं, गैस को द्रव में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं संघनन। क्या कहेंगे इसको, संघनन। और संघनन प्रोसेस में जो गैसें हैं वो सीधा किस में कन्वर्ट होंगी, द्रव में कन्वर्ट होंगी। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, ये अवस्था परिवर्तन है और एक अवस्था से दूसरी अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, तो उसको हम क्या क्या कहते हैं ये आपने देखा। दूसरी चीज बताना चाहते हैं इसमें कि कुछ और भी हैं पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक आता है क्वथनांक, है ना, क्वथनांक, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, क्वथनांक किसे कहते हैं, तो क्वथनांक को अगर डिफाइन करते हैं तो इसमें आता है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी वस्तु, है ना, वह निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना शुरू होती है, वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वथन कहते हैं, है ना। यानी जब कोई द्रव क्या हो, किसी निश्चित टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू करे तो उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, यानी बॉयल पॉइंट बोलते हैं। और वो जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, क्वथन कहलाता है ना। उसके बाद दूसरा है, जैसे एक आता है क्वथनांक के बाद दूसरा है हिमांक। हिमांक जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक मतलब वो किस में कन्वर्ट होगा, जल से बर्फ में कन्वर्ट होगा। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी द्रव बर्फ में बदलता है, परिवर्तित होता है या ठोस में परिवर्तित होता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है ना। उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव बर्फ में कन्वर्ट हो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। उस प्रक्रिया को हिमायन कहते हैं। उसके बाद आता है जैसे मेल्टिंग पॉइंट एक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट है जिस पर कोई बॉयल करता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है जिस पर कोई जमता है। और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, मेल्ट करना, पिघलना, है ना। ये है जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया होगा, और जैसे
ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है तो ये द्रवीकरण या इसको पिघलना कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिसको हम द्रवणांक भी कह सकते हैं, है ना, द्रवणांक भी कहेंगे। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं, उसका द्रवणांक कहते हैं, है ना। द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में कन्वर्ट होगा तो वो निश्चित टेम्परेचर या निश्चित ताप क्या कहलाएगा, द्रवणांक कहलाएगा। और जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव बॉयल करता है वो उसका क्वथनांक होता है, जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज करता है वो उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। स्टडी करते हैं विलेन। विलेन क्या होगा, नहीं सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो विलेन क्या होता है ना, विलेन एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण है ना। ये क्या होता है, समांगी मिश्रण यानी होमोजेनस मिक्सचर है विलेन, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। उसके अतिरिक्त इसमें हम देखेंगे जो विलेन होता है इसमें जो कण होते हैं एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हैं। और अगर विलेन को देखा जाए तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम एक कोई कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, वाटर ले लिया, है ना। क्या लिया हमने, वाटर लिया, ये वाटर है, जल। तो जब इसके अंदर जो जल है ये जल क्या कहलाएगा, विलायक कहलाता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, विलायक यानी सॉल्वेंट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, चीनी मिक्स कर देते हैं, चीनी ये डाल देंगे चीनी। तो जब इसके अंदर चीनी हम डालते हैं तो जो चीनी होता है ये क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है ना। जो चीनी होगा, चीनी को हम क्या कहेंगे, विलेय कहते हैं, विलेय है। और ये जो जल है ये क्या है, विलायक है ना। तो विलेय और विलायक को एक साथ हम मिक्स करते हैं तो ये जो पूरा होता है ना वो क्या कहलाता है, एक विलेन कहलाता है, एक सॉल्यूशन कहलाता है ना। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि विलायक जो होता है विलेय को अपने अंदर घोलता है, डिजॉल्व करता है, और जो विलेय होता है वो विलायक के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व होता है। जैसे जल एक प्रकार का क्या है, एक उत्तम प्रकार का विलायक है, सॉल्वेंट है। अब दूसरी चीज़ ये है कि नमक को भी अगर हम डालेंगे इसके अंदर, जल के अंदर, तो वो क्या होगा, डिजॉल्व होगा ही, वो एक क्या बनेगा, एक विलेन बनेगा। लेकिन जो विलेन होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे आप देखते हैं एक विलेन जो होता है जिसमें अगर हम बात करें तो एक होता है संतृप्त विलेन, संतृप्त विलेन होता है। दूसरा होता है, एक होता है असंतृप्त विलेन, असंतृप्त विलेन होता है। अब सवाल यह है कि संतृप्त विलेन या असंतृप्त विलेन है क्या, है ना। संतृप्त विलेन का मतलब ये है कि अगर किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के अंदर, किसी निश्चित टेम्परेचर पर किसी विलायक के अंदर जितनी विलेय की अधिकतम मात्रा घुल सकती है वो विलेन क्या कहलाता है, संतृप्त विलेन कहलाता है ना। संतृप्त विलेन क्या होगा कि अगर हम कोई विलायक ले रहे हैं और उस विलायक के अंदर एक निश्चित ताप पर जितनी अधिकतम मात्रा हम घोल सकते हैं वही क्या कहलाती है, एक संतृप्त विलेन कहलाता है। दूसरी चीज बात करें असंतृप्त विलेन क्या होगा, तो असंतृप्त विलेन का मतलब ये है कि अगर हम कोई संतृप्त विलेन लेते हैं और उस संतृप्त विलेन में टेम्परेचर को बढ़ाकर और अधिक मात्रा विलेय की जितनी घुल सकती है तो उसके बाद जो विलेन तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलेन कहते हैं, है ना। असंतृप्त क्या हुआ, यानी असंतृप्त विलेन क्या हुआ, अभी मैंने बताया कि जो संतृप्त विलेन होता है उस संतृप्त विलेन में टेम्परेचर बढ़ाकर विलेय की और अधिक जितनी मात्रा घुल सकती है उसके बाद जो विलेन तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलेन कहते हैं। तो इस तरीके से जो विलेन है वो दो टाइप के हैं, एक जो होता है संतृप्त विलेन, दूसरा जो होता है असंतृप्त विलेन। और एक जो और विलेन आता है जिसे हम बोलते हैं वास्तविक विलेन, है ना। एक क्या होता है, वास्तविक विलेन होता है।
अब सवाल यह है कि जो वास्तविक विलयन होता है ये क्या होता है। वास्तविक विलयन एक प्रकार का, जैसे साधारण नमक और हम जल को लेते हैं, तो साधारण नमक और जल का जो विलयन होता है, मिश्रण होता है, वो एक वास्तविक विलयन होता है। इसके अतिरिक्त हम ये लेते हैं, चीनी लेते हैं और जल का मिश्रण लेते हैं, उससे जो विलयन तैयार करते हैं वो क्या कहलाता है, एक वास्तविक विलयन होता है। क्योंकि इसमें जो कणों की साइज होती है बहुत कम होती है, लगभग 10⁻⁹ मीटर के करीब पाई जाती है, नैनोमीटर के करीब। और दूसरी चीज़ ये है कि जो विलयन है ना, इसकी सांद्रता आती है। अब विलयन की सांद्रता को कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उससे थोड़ा सा हम देखते हैं। विलयन की सांद्रता है ना, विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता क्या है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये है कि 1 किलोग्राम विलायक या विलायक लेते हैं या 1 लीटर विलयन लेते हैं, है ना, चाहे वो 1 kg में लें, चाहे हम उसको आयतन में लें। तो 1 लीटर विलायक में विलेय की जितनी मात्रा घुलती है वह उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है ना। यानी विलयन की सांद्रता क्या है, 1 लीटर विलायक या 1 किलोग्राम विलायक ले सकते हैं, है ना। 1 किलोग्राम विलायक या 1 लीटर विलायक में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुलती है, उपस्थित रहती है, वो विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। जैसे विलयन की अगर सांद्रता की बात करें तो 2 टाइप के विलयन, जैसे एक होता है सांद्र विलयन होता है, एक होता है तनु विलयन होता है। अब सांद्र विलयन और तनु विलयन को कैसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया और यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, यहाँ पर है ना 2 कंटेनर है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम रख लेते हैं 100 ग्राम चीनी रखते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम रखते हैं 50 ग्राम चीनी, है ना। 100 ग्राम चीनी और 50 ग्राम चीनी है, और इसके अंदर क्या है, वाटर है, वाटर है इसके अंदर, जल, ये भी जल है। जल को हम क्या कर रहे हैं, 1 लीटर ले रहे हैं, यहाँ भी जल को हम क्या कर रहे हैं, 1 लीटर ले रहे हैं, है ना। तो ये क्या है कि 1 लीटर जल में 100 ग्राम चीनी है और यहाँ पर 1 लीटर जल में 50 ग्राम चीनी है। तो हम बोले ही हैं कि किसी निश्चित वॉल्यूम, चाहे वो 1 लीटर माने, चाहे 5 लीटर माने, चाहे 10 लीटर माने, यानी वॉल्यूम को निश्चित करना पड़ेगा। तो किसी निश्चित वॉल्यूम में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुलती है या प्रेजेंट रहती है, वही विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जल 1 लीटर जल है, यहाँ भी 1 लीटर जल है। इस 1 लीटर जल में 50 ग्राम चीनी है, इसमें 100 ग्राम चीनी है। तो किसमें विलेय की मात्रा अधिक है, इस वाले में है। तो जब इस वाले में विलेय की मात्रा अधिक है तो इसका मतलब कि ये वाला जो विलयन होगा ये क्या होगा, सांद्र होगा, और ये वाला जो विलयन होगा वो क्या होगा, तनु होगा। तो सांद्र विलयन या तनु विलयन किस पर डिपेंड कर रहा है, विलेय की मात्रा पर और विलायक की मात्रा पर भी डिपेंड करेगा। जितना अधिक विलेय रहेगा किसी निश्चित विलायक में उसकी सांद्रता उतनी अधिक होगी, है ना, और जितनी कम रहेगी उसकी सांद्रता उतनी ही कम रहेगी। यानी जब सांद्रता अधिक है तो उसे सांद्र विलयन कहेंगे, सांद्रता कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन कहेंगे।